जी हाँ, न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ और शिक्षकों की चिंता के भाग 2 में आपने भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ, शिक्षा की बेहतरी की नीति और नियत पर शिक्षाविदों के विचार सुने। इस क्रम में कई ऐसे सवाल उभरे हैं जिनका जवाब देकर हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति है उस पर शिक्षाविद सहमत नहीं है कि शिक्षा नीति की जो उपलब्धियां होनी चाहिए वो हासिल होगी। बिग इशू पर चर्चा में मेरे साथ शामिल रहे डॉक्टर अलकानंद, डॉक्टर मनु गौरहा, डॉक्टर संजय मोहंती फरहा, सबिहा खान और डॉक्टर अमर कुमार। तो आज पेश है तीसरी और अंतिम कड़ी। आप इसे सुने और गुने और प्रतिक्रिया से न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को जरूर अवगत कराएं। तो आगे बढ़ते हैं। वक्ता ने बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं। मैं भी आपकी उस बात से सहमत हूँ कि सिलेबस में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि हम स्थानीय समस्याओं को, आप ये कहिए कि 20% हम स्थानीय सिलेबस को, जो मॉडल सिलेबस है उससे विपरीत अलग करके 20% हम अपना स्थानीय महत्व के बिंदुओं को रख सके, जिससे कि एक सातता निर्मित हो सके विद्यार्थी और जो अध्यापन हो रहा है, कक्षा अध्यापन, उसके मध्य। पर ये भी हमें छूट नहीं मिलती है। तो मैडम, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। मैं कुछ बिंदुओं पे अपने विचार रखना चाहता हूँ, और बड़े बड़े एक्सट्रीम विचार है मेरे, एक आइडियलिस्टिक विचार है। हो सकता है कि आदर्श अब इस दुनिया में नहीं रहता हो, पर आदर्श हम सोशियोलॉजी में बात करते हैं वेबर की, और वेबर ने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करी है। उसका कहना है कि वास्तविकता में नहीं है, पर हम एक मॉडल तो तैयार करें जिसको प्रतिरूप मान के, आदर्श मान के, प्रारूप, उस आदर्श प्रारूप को हम व्यवहार कर सकें। एक बिंदु हमारे पूर्व वक्ता अमर कुमार जी ने उठाया था कि जब 32 कुलपतियों की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि न ढंग से अभी नीति का निर्माण हुआ है, ना इम्प्लीमेंटेशन का बिंदु, रोड मैप तैयार किया गया, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मैं सहमत हूं अमर कुमार जी आपके साथ, परंतु क्या वो मंच सही है विरोध करने का? विरोध करने का मंच था जब कोऑर्डिनेशन की, अगर उत्तर प्रदेश में होती है बैठक, हमारे यहाँ हल कुलपतियों की बैठक कुलाधिपति के साथ होती है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन की बैठक, जहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर भी बैठते हैं। वहां यही कुलपति लोग म्यूट स्पेक्टेटर होते हैं, मूक दर्शक होते हैं, वहां मुंह नहीं खोलते हैं कि ये बताइए कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अभी आपने प्लान बनाया नहीं है। मैं क्यों बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जिन राज्यों ने यूजीसी के लागू करने के पहले ही हमने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी थी। मेरा दिमाग तो तब ठनका, मैंने अपने कुलपति महोदय से एक मंच में पूछा भी था कि माननीय, अभी तो यूजीसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है और मध्य प्रदेश ने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया? इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने किया था। पर हाँ, ये प्रश्न मुझे नहीं उठाना था, ये प्रश्न हमारे कुलपतियों को उठाना था कोऑर्डिनेशन के समय कि अभी हम लागू क्या करेंगे जब यूजीसी, जो हमारी सर्वोच्च नियंत्रण करने की एजेंसी है, अभिकरण है, उसने लागू नहीं किया, तो हम अभी कैसे लागू करेंगे और क्या क्या चीजों को लागू करेंगे? क्योंकि अभी तो यूजीसी ने हमें गाइडलाइन नहीं दी है। तो क्या ये कुलपति महोदय लोग यथास्थान में प्रश्न नहीं करते हैं? पहली बात, हम शिक्षक होने के नाते, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हम भी यथास्थान में प्रश्न नहीं करते हैं। जैसे जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम ये मान के उनकी उपस्थिति पत्रक को, भले ही हम उपस्थिति नहीं लेते हैं बहुत सारी जगहों में, पर हम फॉर्म फॉरवर्ड एग्जाम का तभी करते हैं, ये मान लेते हैं कि 75% उपस्थिति है, हमने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। तो मुझे ये बताइए कि ठीक है, कुलपति वहां बेईमानी कर रहा है, मंत्री जी वहां बेईमानी कर रहे हैं, या यूजीसी के बैठे अपने स्तर, बेईमानी मतलब कि अपने स्तर पे वो अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम अपेक्षित कार्य कर रहे हैं? निश्चित नहीं कर रहे हैं। हमें बोलना चाहिए कुलपति जी से कि अभी 180 दिन की कक्षाएं नहीं लगी है, 180 दिन की कक्षाएं नहीं लगने के कारण अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है,
इस कारण से हम परीक्षा लेने के लिए अधिकारी नहीं हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में है 2-4 ऐसे उदाहरण जिन्होंने परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम नहीं लेंगे जब तक बच्चों की 180 दिन का जो मैंडेटरी टाइम पीरियड है वो और सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोषारोपण तो बहुत सारे कर सकते हैं, सब गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी सही है कि कुलपति जी सही है, सब में गलती है। पर हम अगर प्रश्न उठा रहे हैं मंत्री जी या कुलपति जी या यूजीसी को या पीएमओ को, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम क्यों, हमें कौन सा क्या कहते हैं कि दबाव है कार्य करने के लिए कि हमारे कनपटी पे बंदूक रखी गई है? हम तो शिक्षक हैं, आदर्श हमसे अपेक्षा की जाती है। चाणक्य ने कहा था ना कि प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक के उदर में रहता है। तो हमें ये समझ में नहीं आती कि हम शांत बैठ जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हम क्यों विमुख हो जाते हैं। और केवल इतना कह के हम विमुख हो जाना कि ऊपर से दबाव था, मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। एक बिंदु ये है, मैं जो चर्चा कर रहा था, जो मेरे विचार थे उसमें। उसके अलावा मेरा एक और मत है, ये भी शिक्षकों की जिम्मेदारियों से विमुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे, और कमोवेश पूरे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि अब कोर्सें रेगुलर नहीं आ रहे हैं, केवल सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहे हैं। और हमें भय दिखाया जाता है कि आप अगर कोर्स को नहीं चलाएंगे, अगर आप फंड जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो विश्वविद्यालय निजी हाथों में चला जाएगा। ये तो मैं दूसरा कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर बैठे व्यक्तियों का एक निफेरियस, एक कुटिल नियोजन है कि किस माध्यम से हम विश्वविद्यालय व्यवस्था को फेल साबित करें और उसके बाद इसे प्राइवेट में भेज दें। मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। कैसे कि आप हर जगह सेल्फ फाइनेंस कोर्सों का निर्माण कर रहे हैं और संचालित कर रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बच्चे उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, शिक्षक को तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और कई जगह तो लगा भी नहीं रहे हैं, पर नहीं भी लगा रहे हैं तो भी इतना पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं कि कोर्स चल पाए। अंततोगत्वा जब बैलेंस शीट को देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये विश्वविद्यालय अपना आप में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अंत में निर्णय ये लिया जाएगा कि इसे हम इसे बेच देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक निफेरियस डिजाइन है पूरी हायर अथॉरिटीज की, कैसे इसे हम डेलिबरेटली फेल करें, अपनी चेष्टा से हम इसे विफल घोषित करें और इसे हम बेच दें। मेरा ऐसा विचार है। तीसरा बिंदु, सरकार के पास दीर्घकालिक लाभ देने के लिए पैसा नहीं है कि हम टीचरों को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेंशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हर सरकार देख लीजिए, चाहे कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, या मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, या राजस्थान में चुनाव होने वाला है, पंजाब या दिल्ली या इवन उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, एक जगह स्कूटी देने की बात हुई थी, कुछ जगह लैपटॉप बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने अभी देखा होगा कि 1,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं को बांट रहे हैं, जिनको आवश्यकता हो या जिनको आवश्यकता नहीं हो। कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि शासकीय सेवक नहीं होना चाहिए। अरे भाई, सबको नहीं आवश्यकता, और आपके पास फंड कहां से आया? पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार, आपको मालूम है कि मुफ्त में बिजली और पानी बांट रही है। मुझे बताइए, ये प्रश्न भी कौन उठाएगा? हम और आपको उठाना है, शिक्षकों को उठाना है, पर हम भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, इसे मार्क्सवादी सिद्धांत का मैं वैसे तो प्रबल समर्थक नहीं हूं, पर नव मार्क्सवादी सिद्धांत में अल्थुजर का एक सिद्धांत है कि हम सिलेबस के साथ में थोड़ा सा एक्सटेंशन करूंगा, व्यवस्था का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि हम एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, जो अभिजात वर्ग है, उनकी विचारधारा की संस्थाओं का हम निर्माण कर रहे हैं। और कमोबेश हम यही कर रहे हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य, फिर से भटकना नहीं चाहिए, शिक्षा का मूल उद्देश्य दो होते हैं। एक होता है कि हम बच्चों के मन में कैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति का निर्माण करें, पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि हम उन्हें उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में, किसी भी विषय की बात कर लीजिए, कि अगर समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र का गौरवशाली इतिहास, रसायन है तो रसायन का, फिजिक्स है तो फिजिक्स का, जो हमारे उस भूभाग में, पृथ्वी के भूभाग में हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दें, जिससे कि बच्चों के मन में एक राष्ट्र प्रेम
उस राष्ट्र के प्रति जागृत हो सके, एक भाव जागृत हो सके कि हाँ हमारे भी पूर्वज इतने अच्छे थे। तो ये दोनों कमोवेश नहीं हो पा रहा है। जिज्ञासु प्रवृत्ति निर्मित नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार आने वाले समय में वही बच्चे जब बड़े होंगे तो सरकार से पूछेंगे कि हम इतनी भूखमरी क्यों है, 75 वर्ष के 76 वर्ष की आजादी के बाद भी आज भी हमें आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ रही है? 75 वर्ष, या ये समझिए कि इतने वर्ष की आजादी के बाद भी हमें आज 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है, या मोबाइल फ्री में देने की क्यों जरूरत पड़ रही है, या महिलाओं को 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए देने की क्यों जरूरत पड़ रही है, युवा बेरोजगार क्यों है, सड़कें क्यों नहीं है? जो मौलिक प्रश्न है, यह प्रश्न भी अब हम नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हमने जिज्ञासु प्रवृत्ति का निर्माण नहीं किया है। और वो कब हो पाएगा? जब पर्याप्त मात्रा में शिक्षण सही दृष्टि से हो पाए, जब हम पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएंगे। पॉलिटिकली हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि नए नए महाविद्यालयों को खोल दिया जाता है जिसमें शिक्षक नहीं है, पर महाविद्यालय खोल दिए। भाई आप क्या पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि हमने इतने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोल दिए? तो मुझे लगता है कि केवल उनका उद्देश्य डिग्री बांटो, जिससे कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का निर्माण ना हो सके। पहली बात। दूसरी बात जो मैं समझ पा रहा हूं, एक और प्रवृत्ति देखने को मिली है कि निजी संस्थाएं आजकल बहुत ही प्रभावी ढंग से विश्वविद्यालय में तब्दील होती जा रही हैं। आपने कभी सोचा है क्यों हो रही हैं? मैंने एक गहन चिंतन किया था कि क्या कारण है। आप सब इस ट्रेंड को आपने देखा होगा। ये जो कुकुर मुत्ते की तरह निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है, और बहुत सारे इसमें 99% ऐसे संस्थान है जो पहले से महाविद्यालय के रूप में कार्यरत थे। क्योंकि जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो यूजीसी ने नियम बना दिया है कि आपको ऑटोनॉमी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय के माध्यम से जब एफिलिएशन होता है महाविद्यालय के रूप में, तो उनको दो जगह से समस्या उत्पन्न होती है। विश्वविद्यालय उनसे उनके गले में तलवार लटका के कुछ अपेक्षा करता है, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय के अधिकारी। और दूसरा, यूजीसी कहता है कि आप नियमों का पालन करिए। क्यों? क्योंकि आप विश्वविद्यालय के नियमों से बंधे हुए हैं। तो उनका कहना है कि गया बाढ़ में आपका विश्वविद्यालय, हम तो खुद ही विश्वविद्यालय बन जाते हैं। तो एक ये ट्रेंड निर्मित हो गया है, और ये ट्रेंड मुझे लगता है कि मुक्त डिग्री में बांटने की व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। कैसे मुक्त डिग्री को बांटने की इस व्यवस्था को प्रमोट कर रहा है? विश्वविद्यालयों में, निजी संस्थानों में शिक्षक बहुत कम नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें सही मापदंड के अनुसार मानदंड नहीं दिया जाता है। उनका रेम्युनरेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तीसरा, डिग्री आपको मुफ्त में दी जाती है और बच्चों को आने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही चीज वो करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से दिखता है, लोगों को आकर्षित करता है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत गहन चिंतन की जरूरत है। चिंतन इसलिए भी कह रहा हूं मैं कि उन निजी विश्वविद्यालयों को, उन निजी महाविद्यालयों को जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास शिक्षक नहीं है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कक्षा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी नहीं है, पुस्तकें नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, उनको एफिलिएशन देने के लिए अनुमोदन कौन करता है? आपने देखा होगा एआईसीटीई में विगत 2-3 वर्षों में बहुत ज्यादा घपले उजागर हुए हैं, और इस प्रकार के घपले एआईसीटीई को दरकिनार कीजिए, हर विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जाके अनुमोदन करके आते हैं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी आप उनको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं अपेक्षाओं की पूर्ति निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय किए होते हैं। तो मुझे अंत में जो मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर किसी की जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को बिगाड़ने में, तो दुर्भाग्य से ऊपर की तो है ही, कई लोगों की जिम्मेदारी है, पर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। तो अगर परिवर्तन करना होगा अगर व्यवस्थाओं को, तो मुझे लगता है कि हमें करना होगा, ना कि ऊपर वाले को। ऊपर वाले अगर हम करेंगे तो ऊपर वालों को मजबूरी में करना होगा। हम खड़े तो हैं इस भ्रष्टाचार की आंधी के विरुद्ध, पर दिक्कत ये है कि हमारे भी कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ जाते हैं। इस कारण से हम भी
व्यवस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हो सकता है कि हमारी भी कुंठाएं आ जाती हैं, हो सकता है कि हमारे पूर्व अनुभव होंगे कि हवा के विरुद्ध खड़े होने में हमें अपमान, जलील, या हो सकता है कि हमें भी परेशानी उत्पन्न हुई हो, या जो भी कह लीजिए। अगर हम ये सोचेंगे तो कुलपति को तो दबाव आते ही है, आपको भी मालूम है। कुलपति को दबाव आता है तो गवर्नर को भी दबाव आता है, तो फिर कौन अपनी जिम्मेदारियों से किसको हम जिम्मेदारी सौंपेंगे? तो तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले। कुल मिला के मनु जी, अब तक की चर्चा में जी। जो बातें उभर के सामने आई है उसमें एक है, जी। किसी ने कहा है जी। कि राजनीति जो है खेल है, ठीक है। वह चालाक जी। लोग दिन भर खेलते हैं और मूर्ख जो है दिन भर देखते हैं। लेकिन जहां हम तक मूर्ख ना बने। शिक्षा की जो बात है, तो उसको कम से कम राजनीति से परे रखकर सोचना चाहिए। सवाल जो आई कि नई शिक्षा नीति की जो बात है, तो नीति गलत नहीं है। नीति को लागू करने का जो नियत होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं खोट वो है। नहीं है। और इस दिशा में अगर सकारात्मक रूप से सोचा जाए और सरकार काम करे, शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है। तो आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और सकारात्मक बातें हुई, तो आप सबों का बहुत बहुत आभार। जैसे 1 मिनट, 1 मिनट अगर है तो बोल सकता हूँ, 2-3 पॉइंट जोड़ सकता जी हूँ बोलिए। शॉर्टली। जस्ट 2-3 पॉइंट कहना था। जैसे कि आप बोले कि वाइस चांसलर कुलपति जी का ये सब जो भी है, बेसिकली मनोज जी से बिल्कुल सही बोले कि वो भी किसके अंडर काम करते हैं, वो भी किसके अंडर, ये पूरा सिस्टमिक चेंज होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। और जैसे कि आप बोले कि नीति और नियत, नीति ठीक है, नियत खराब है। मुझे लगता है कि नीति नियत दोनों सही है सरकार का। जो भी अगर शिक्षा नीति का मेन मकसद हम देखेंगे, ये तो इसमें तो सारे हैं कि जैसे कि आत्मनिर्भर बनाना, जैसे कि मनोज जी बोले कि जैसे कि अ, अ, जो जिज्ञासु का प्रवृत्ति, जैसे कि कुछ अलग सोचने का इनोवेशन, ये सब कुछ है उसमें। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज ए टीचर मुझे मानना है कि, फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारे तरफ से भी बहुत सारे गलतियां रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर शिक्षा नीति सबके लिए एक है, बताइए, सारे स्टूडेंट के लिए एक है, सीयूईटी एग्जाम करा रहा है, सब कुछ कॉमन एंट्रेंस हो रहा है, सब कुछ, तो फिर टीचर्स नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति क्यों सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है? आप बताइए। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मुझे जहाँ तक याद है, मैं भी बहुत सारे बोला हूँ बहुत बार, शायद मोदी सरकार एक प्रपोजल था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, सीयूबी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, ऐसे कुछ था, जो कि सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करेगा यूपीएससी, और उस टाइप का कुछ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होगा टीचर्स का। और इंटर यूनिवर्सिटी मोबिलिटी की, प्रोफेसर टीचर्स एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर हो पाएंगे। तो फिर उसमें बहुत सारा समस्या का हल हो सकता है। जैसे कि फरहाद जी बोले, अमर जी बोले, अलका जी, सब कुछ बहुत, हम सब, आप भी जैसे बोले कि फरहाद जी बहुत बढ़िया बोले कि हम डीयू जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं भी पढ़ा था डीयू में 8 7 8 साल। वहाँ तो स्टूडेंट बिल्कुल एसआरसीसी में तो टॉप बहुत ही अच्छे बन के आते हैं, लेकिन उड़ीसा में पढ़ाते थे मतलब वो बिल्कुल उड़िया में पढ़ते हैं, इंग्लिश बहुत मुश्किल से। अगर इंटर यूनिवर्सिटी मोबिलिटी रहेगा, मतलब ट्रांसफर रहेगा, तो फिर देखिए जेएनयू डीयू का पूरा इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। डीयू जेएनयू प्रोफेसर उड़ीसा आएंगे, उड़ीसा प्रोफेसर डीयू जेएनयू जाएंगे, एक बहुत बैलेंस हो जाएगा। और इसलिए उसके, लेकिन पता है उसको सबसे ज्यादा अपोज कौन किया? सबसे ज्यादा अपोज हम लोग किए, खड़कुटा, जो डूटा के प्रेसिडेंट होता है, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट, डूटा प्रेसिडेंट इज ऑटोमेटिकली खड़कुटा प्रेसिडेंट। और जेएनयू की है, बहुत से शिक्षक सब उसको विरोध किए। मोदी सरकार तो चाहते थे, इसलिए मैं बोला नीति नियत है, लेकिन बहुत सारे बाधा है। मैं नहीं कि हमारी सिर्फ दोष है, लेकिन हम में से भी बहुत सारे लोगों का दोष है। टीचर सबसे ज्यादा उसको अपोज किए, वो एक हो गया। और अगर, और एक देखिए मोदी सरकार का जो भी है, सरकार का जो एक केंद्र सरकार का है कि परफॉर्मेंस बेस्ड मैकेनिज्म, आप जाइए सबसे, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बनना है, बनाना है, तो फिर सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? हार्वर्ड जाइए, ऑक्सफोर्ड जाइए, मैं तो अफ्रीका में था, वहां भी जाइए, वहां कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट का इश्यू नहीं है बिल्कुल। वहाँ सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड। आज आप हैं बिल्कुल, बहुत सारे पैरामीटर से 50-100% मार्क्स, मतलब सारे पीयर ग्रुप रिव्यू, स्टूडेंट्स रिव्यू, सब कुछ होने के बाद आधा से कम, तो फिर आप आउट ऑफ जॉब हो जाएगा। अगर, मैं नहीं कह रहा हूँ इतना ड्रास्टिकल ये डिसीजन अभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड मैकेनिज्म आ पाएगा बिल्कुल। नहीं तो एक बार मैं खुद जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ, एक बार परमानेंट बनने के बाद, मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मेजोरिटी, बहुत सारे टीचर्स का जो डेडिकेशन और ये थोड़ा कम हो जाता है। मैं तो खुद
अपने डीयू में भी देखा हूँ, जेएनयू में भी देखा हूँ, अपने उड़ीसा में भी देखा हूँ, पता नहीं दूसरी जगह मनु जी का वहाँ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन मैं देखा हूँ थोड़ा, मैंने कहा सारे सारे टीचर, लेकिन बहुत सारे टीचर्स का जो परमानेंट बनने से पहले एडहॉक के समय जितना जो जोश था वो धीरे धीरे ये पड़ रहा है। इसीलिए थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन या परमानेंट जॉब अब रिमूवल हो तो थोड़ा ड्रास्टिक हो जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड मैकेनिज्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स फीडबैक इसे जानते हैं, स्टूडेंट्स फीडबैक का सबसे ज्यादा विरोध किया टीचर संघ ने, टूटा के जेएनयूटी के फिर टूटा के सारा, हम कुछ अब सारे हम विरोध करेंगे, फिर बोलेंगे कि सरकार का नियत नहीं है, नीति नहीं है, वो नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो हम तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना पड़ेगा ना। नीति तो बहुत साफ है, जो भी देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात सब कर रहे हैं, लेकिन जो नीति है, नियत है, वो तो सब, कोई भी यहाँ तक कोई अपोज नहीं किया एनईपी का कोई भी प्रावधान को। उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा ना, तो फिर कैसे उसको ठीक से लागू कर पाएंगे हम लोग? क्योंकि आईपीएल 34 साल के बाद ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी राइट मूवमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको ठीक से लागू कर पाएंगे। और सरकार के तरफ से जो नेगेटिविटी है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सिर्फ जैसे कि मनोज जी बोले, एक अंगुली दिखाने पर 3 अंगुली 4 अंगुली हमारे तरफ, पर हमारे तो हम हमारे खुद के भी जो नेगेटिविटीज है उसको भी हम सोचना पड़ेगा, दूर करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। दोनों साइड से ही हो पाएगा, नहीं तो क्योंकि ऑल द स्टेक होल्डर साथ में रहेंगे, स्टूडेंट, टीचर्स, गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स, तो फिर ही उसका हल हो पाएगा ठीक से। जी कुल मिला के संजय जी, बातें यह हुई कि जो है कि हम चौराहे पर रह के कहीं रास्ता तो तय करेंगे कि हमको दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधे जाना है, पीछे जाना है, कि हम वहीं खड़े रह करके चर्चा करेंगे, नीति बनाते रहेंगे, फिर बाधाएं गिनाते रहेंगे, तो इससे तो बात नहीं बनने वाली है। तो निष्कर्ष तो यही है, सबों की बात का यही निष्कर्ष है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग बहुत। जी, बहुत 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 नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। के जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आप पहल किए 3 साल सर पर जो एनिवर्सरी का एनईपी का बहुत अच्छा चर्चा हुआ, सब बहुत ही रिलेवेंट, ये तो बहुत सारे सजेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। जी थैंक यू ऑल, और फ्यूचर में भी ऐसे कराते रहिए। थैंक यू सो मच, मुझे बुलाया गया, थैंक यू जी मोहंती जी की बात में एक बात जोड़ना सर। चाहूंगी कि ये पंचकोश के सिद्धांत पर आधारित है, जो तो जहाँ पे भावनात्मकता, बौद्धिकता, इन तमाम चीजों की बात हो रही है, वो नीति कभी भी गलत नहीं हो सकती। लेकिन फिर से बात वहीं पे आकर आज भी आधे चौराहे पे खड़ी है कि इसके पालन के लिए हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए। हाँ, एक चीज अवरुद्ध जरूर कर रहा है, क्योंकि टीचर्स का फोकस ऑफिशियल वर्क में ज्यादा डेडिकेट वो कर रहे हैं। जहां उन्हें अपने कक्षा में समय देना चाहिए था, वहां नेक की कुछ बाध्यताएं हैं। नेक के आने से टीचर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बन के उभर रहा है बच्चों के शिक्षा में पीछे जाने का। तो सरकार को इन तमाम मानदंडों पे भी एक बार विचार करनी चाहिए कि आखिर शिक्षक कहाँ तक और कब तक कार्य करेगा और किस तरह से कार्य। मैडम बिल्कुल, मैं जस्ट 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं जो उड़ीसा में जो काम कर रहा हूँ, पंचायत इलेक्शन हो गया, हमें 7 दिन 3 इलेक्शन पूरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाना पड़ा। एमपी पार्लियामेंट इलेक्शन में जस्ट आया था, उड़ीसा पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और ये सिर्फ नहीं है, 7 घंटा, पता है उड़ीसा में 7 घंटा विद बायोमेट्रिक, क्लास हो ना हो, इफ कॉलेज ओपन, यू आर नॉट ऑन लीव, यू हैव टू स्टे इन द कॉलेज 7 आवर्स, बायोमेट्रिक कंपलसरी, कुछ भी हो जाए। सोचिए, बहुत नहीं कॉन्स्टेंट में रह रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब तो खराब है जो भी है, लेकिन हमें भी आत्ममंथन करना चाहिए एज ए रियल टीचर। मतलब मुझे लगता है सरकार का भी गलती है, हमारी भी गलती, थोड़ा देखें तो फिर सब ठीक हो पाएगा। शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी दोराहे पे खड़े हैं मेजर और माइनर जैसे कोर्स को लेकर। उन्हें भी क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी तो उस दौर से गुजरना पड़ता है कि बच्चियों को लगता है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। और वो बार बार कई बार ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि बच्चियां कहती हैं कि माता पिता ने बड़े उम्मीद के साथ भेजा था, विश्वविद्यालय ने मुझे ये कोर्स दिया, मैंने खुद से तो इसका चुनाव नहीं किया, और आज हमारे जो परीक्षा फल हैं उसे रोक दिए गए हैं, तो अब करें तो क्या करें।
इस तरह की समस्याएं उभर के आ रही हैं। इसलिए ये परिचर्चा बड़ी सार्थक रही, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, अनेक क्षेत्रों के जानकार लोग इसमें उपस्थित रहे। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसको आगे के संवाद में आप लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।